2021 में मेरे जीएस में 116 नंबर आए थे, जो कि जनरल कट ऑफ से 29 या 26 इट इज़ मार्क्स। वेरी एक्सेप्शनल मार्क्स। ब्रो आप प्रीलिम्स का स्कोर ही बता दो सबसे पहले। 2021 प्रीलिम्स। देखिए, जीएस में मैं तीनों बार क्लियर किया हूँ, हाँ। 21, 22, 23 में। यस। 21 में मेरे 116 नंबर थे। यस। जनरल का कट ऑफ 88 था और मेरे 92 मार्क्स थे। ब्रो का 92 मार्क्स आए थे 2022 प्रीलिम्स में। सेटबैक्स गाइस, सेटबैक्स ये था भाई का इंटरव्यू देने के बाद इनका नेम में लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब कोई भी रैंक नहीं आता है इनको। तो एक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। सीसेट कुछ प्लानिंग मेरा मिस्टेक था। 2023 प्रीलिम्स का स्कोर बताइए ब्रो। और 2023 देखिए अभी तो स्कोर आया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कोचिंग से मिला है कुछ आंसर की से, हाँ। तो मेरे 100 के आसपास बन रहे हैं, 100, 104, 103। तो मुझे लगता है कि इस बार की तो 100 के आसपास तो बहुत अच्छा है। तो ब्रो दिक्कत तो ये है कि 2023 प्रीलिम में 100 प्लस लाने का मतलब कि लीजेंड टाइप है गाइस। 102, 103 नंबर आ रहा है। इस बार तो कट ऑफ 80 बता रहे हैं गाइस। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनरल मेरा सुरक्षित क्लियर हो। हाँ, हाँ, तो ब्रो यही है एस्पिरेंट्स और गाइस, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई की स्ट्रैटेजी, प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि तीनों प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है। ब्रो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के लिए कि 90 डेज का आप स्ट्रैटेजी जो बता रहे थे, तो का काफ़ी रीच एक्सपीरियंसेस है यूपीएससी जर्नी को लेके, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का। तो इनका जो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं ब्रो, काफ़ी कैजुअली डिस्कस करेंगे, और ट्रूथ जो जो रियल ट्रूथ है, जो रॉ ट्रूथ है यूपीएससी का जो प्रिपरेशन को लेके, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन को लेके, वो अभी डिस्कस करते हैं संदेश ब्रो के साथ। हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट भी जो आईआईटी या आईआईएम से पास आउट होके आता है ब्रो, वो भी काफ़ी स्ट्रगल करते हुए देखा मैंने प्रीलिम्स के लिए। तो ब्रो प्रीलिम्स तो आप जानती हो कितना अनसर्टेन लेवल का हो चुका है करंट सिनारियो में। तो ये ब्रो मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी आपने, तो प्रीलिम्स शायद प्रीलिम्स 2021, प्रीलिम्स 2022 और 2023 तीनों साल का प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है जीएस1 विद गुड मार्जिन से। तो ब्रो ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है एस्पिरेंट्स कम्युनिटी के लिए कि आपने ये जो प्रीलिम्स का तैयारी किया था ना ब्रो, तो आपका स्ट्रैटेजी कैसा रहा था? मतलब पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे जीएस1 का सर, जनरल स्टडीज 1 का, प्रीलिम्स का। अभी 2-3 साल में स्पेशली 22-23 अगर 2 साल की हम देखें तो बहुत ही बड़ा चेंजेस लाया है यूपीएससी। अच्छा। पैटर्न क्वेश्चन पूछने के तरीके बदले हैं, सब्जेक्ट का कंपोज़िशन बदल गया है, कुछ सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए जो पहले कम भी इम्पोर्टेंट थे। तो ये सब चेंजेस आए हैं, जिससे प्रीलिम्स थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। और जीएस और सीसेट का तो कहना ही नहीं है, सीसेट भी डिफिकल्ट हो गया, दोनों पेपर डिफिकल्ट हुए हैं। अगर हम जीएस की बात करते हैं पहले, तो उसमें ऐसा देखा गया पिछले 2-3 साल में कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी से जिससे पहले कम क्वेश्चन आते थे, 8, 10 या 7 क्वेश्चन आते थे 2020 तक। यस। ज्योग्राफी का वेटेज बढ़ा है। 21, 22, 23 के जब आप पेपर को देखेंगे, तो ज्योग्राफी का वेटेज लगातार बढ़ा और 2023 में 20 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से सिंगल हैंडेडली 20 क्वेश्चन आ रहे थे। 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए थे। इतने क्वेश्चन पहले नहीं है। 2020 तक का पेपर देखें तो 7-8 क्वेश्चन आते थे। लेकिन अभी उसके बाद लगातार ज्योग्राफी को यूपीएससी ने ज़्यादा महत्व दिया और अभी 20 क्वेश्चन आए थे। तो ब्रो तो आप ये ट्रेंड जो है मेंटेन रहेगा अभी 2-4 साल। अच्छा, आपको यानी ऐसा लग रहा है? हाँ, लग रहा है और रहेगा। तो मुझे जो नए एस्पिरेंट हैं उनको पहला बात तो यही है कि आप ज्योग्राफी को अच्छे करें। प्रीलिम्स 20 क्वेश्चन बहुत 20% क्वेश्चन जो आ रहे हैं ज्योग्राफी से, इसको आप स्ट्रॉन्ग करें। साथ ही ज्योग्राफी के साथ एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते रहे हैं, पहले भी अभी भी आ रहे हैं। 13-14 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से रिलेटेड माने जाते हैं, एक-दूसरे से रिलेटेड हैं यस। कहीं न कहीं। आप ज्योग्राफी जानते हैं तो कुछ एनवायरनमेंट भी बना सकते हैं। तो ये 2 जो सब्जेक्ट हैं 33-34 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 1/3 प्रीलिम्स इसी साल। 1/3 प्रीलिम्स और ज्योग्राफी में आप जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, वर्ल्ड मैप से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडिया का मैप हो गया, इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, रिवर्स हो गए और फिर इसके अलावा फिजिकल ज्योग्राफी का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्लाइमेटोलॉजी और फिर क्लाइमेट चेंज इस सब से रिलेटेड जो है, कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, कॉप हो रहा है, उस सब की चीज़ों का करंट से रिलेटेड ये सब चीज़ें आपको जानना होगा। तो ये सब आप अगर पढ़ेंगे, साथ में आप कुछ टेस्ट लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से जो सेक्शन है, इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। पहला चीज़ जो आपको करना होगा तो प्रीलिम्स के लिए। प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 प्रायोरिटी लिस्ट प्रीलिम्स के लिए एस्पिरेंट्स 2 सब्जेक्ट्स को मतलब कंबाइन है, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी करके नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा एस्पिरेंट्स गाइस, ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो सेकंड नंबर पे कौन सा और सब्जेक्ट है? दूसरा देखिए, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट को इसके अलावा हिस्ट्री आज भी हिस्ट्री से क्वेश्चन आने कम हो गए हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट तो है, आपको पढ़ना पड़ेगा। 13-14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पढ़ना पड़ेगा। उसी तरह पॉलिटी से भी सेम 13-14 क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, तो वो है कि थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया यूपीएससी ने। अब लक्ष्मीकांत भी कई कई क्वेश्चन उससे नहीं बन पा रहे हैं, यस लेकिन ब्रो, फिर यही भी तो दिक्कत है। हमारे पास अभी उसका जो कहा था कि लक्ष्मीकांत का ऑप्शन क्या है, उसके तो अभी अल्टरनेटिव है नहीं हमारे पास।
अभी इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से कवर करते हैं, अच्छा, तो आप 10 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं। पॉलिटी से। पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं आज भी। इतना अच्छा, रीज़निंग डिफ़िकल्ट होने के बाद भी 9-10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। कुछ आपको स्मार्ट गेस भी करना होगा, लेकिन 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और ये है कि अगर उसी तरह इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स से 14-15 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप कोई भी जो आपका कोचिंग मटेरियल है, बहुत सारे बच्चे कोचिंग लेते हैं। तो एक तो आपका क्लास नोट्स हो गया, उसको आप फ़ॉलो करें। इसके अलावा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, इसको समरी जो निकालते हैं कोचिंग, अच्छा। पूरा बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे का इकोनॉमिक सर्वे और बजट का समरी समरी पढ़ना। जो कोचिंग वाले निकालते हैं, विज़न निकालता है, सारे अलग अधिकतर कोचिंग वाले, उसको आप समरी को 2 बार पढ़ के जाएँ कम से कम। ये आपके सोर्सेज़ हो सकते हैं इकोनॉमिक्स के लिए कुछ करंट मंथली मैगज़ीन से देख सकते हैं। तो ऐसे आप करेंगे। साथ ही ये सब हो गया सब्जेक्ट का कि ये 4-5 सब्जेक्ट पर आपके कमांड अगर अच्छे हैं, तो आप अच्छा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखना है प्रीलिम्स जीएस के लिए कि सोर्सेज़ जो हैं आपके लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड सोर्सेज़ से क्या लिमिटेड मतलब सोर्सेज़ आपका? बनाएँ, सिलेक्टिव होना चाहिए सोर्सेज़। अच्छा, ऐसा नहीं कि कोई कोचिंग का मटेरियल आपने लाया, कोई क्लास नोट्स आप रिवाइज़ कर रहे हैं, हिस्ट्री को आप 3 कोचिंग का मटेरियल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी को आप 2 कोचिंग का पढ़ रहे हैं। उतना टाइम होता नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके लिए पे मैक्सिमम आप 4 से 5 महीने दे सकते हैं। जनवरी से मई तक आप दे सकते हैं। 5 महीने दे सकते हैं और इस 5 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम आप 2 से 3 बार रिवाइज़ करके जाएँ। एटलीस्ट 2 बार एग्ज़ॉस्टिव रिवीज़न करके जाएँ और तीसरा भी एक जल्दी 20-25 दिन में रिवीज़न होना चाहिए, जो मई में, जो अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस को एक बार रिवाइज़ करना है। तो हमारे सोर्सेज़ लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्स लिमिटेड और साथ में क्वालिटी होना चाहिए। आपको विश्वास होना चाहिए कि ये जो सोर्स मैंने सिलेक्ट किया है, वो क्वालिटी के लिए, 100% तो वर्क वो करेगा, 100% सही है। वर्क करेगा वर्क प्रीलिम्स में। 100% वर्क करेगा, उससे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हैं डिसाइड? तो जो भी आपके सोर्स है, आप प्रीवियस का क्वेश्चन उठाइए, 23 उठाइए, 22 का क्वेश्चन उठाइए यस। और आप देखिए कि उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। करंट के छोड़ दीजिए, अच्छा, बेसिक क्वेश्चन तो बनने चाहिए। अच्छा, अच्छा, बेसिक क्वेश्चन आपके 21, 22, 23 में उस सोर्स से बन रहे हैं, तो इस बार भी आएँगे। लक्ष्मीकांत से पहले भी बनता था, आज भी बनता है, 24 में भी बनेगा। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो ज़रूर हो सकता है कि पहले 14 बनता था, आज 10 बन रहा है। बट ब्रो लोग जस्ट फियर हो जा रहा है ना ब्रो कि फियरफुल हो रहा है कि लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो लोग सोर्सेस मल्टीप्लाई कर जा रहे हैं। मतलब कोई डीडी वासु पढ़ना शुरू कर दे रहा है तो कोई कोई और सोर्सेस पढ़ रहा है पॉलिटी के लिए। तो देखिए, सोर्सेज़ मैं क्यों बोला कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत के अलावा डीडी बसु की ठीक है, वो पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जैसे लक्ष्मीकांत बुक है, वो भी बहुत मोटा बुक है। इवन कि उसमें भी पूरा नहीं पढ़ना है। मेरा लिमिटेड कहने का मतलब है कि लक्ष्मीकांत जो बुक है, उसमें पूरा नहीं पढ़ना है। आप उसका 50% भी अगर आपके पास थोड़ा-सा प्रीवियस पीवाईक्यू का नॉलेज है, 50% सी चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ते हैं, तो आप अच्छा कर लेंगे। आप 9-10 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा-सा प्रिसाइज़ मैं बोलूँ तो पंचायती राज से पहले का जो चैप्टर्स है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद आप छोड़ भी देंगे तो शायद आपको वहाँ से एक भी क्वेश्चन आया नहीं है प्रीलिम्स में। मतलब सिलेक्टिवली पढ़ना है सिलेक्टिवली पढ़ना है, उस चीज़ को टारगेट करना है जहाँ से क्वेश्चन आने। क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो सिर्फ उसका पता करने का जरिया सिर्फ एक ही है गाइस। पीवाईक्यू देखना है भाई, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से देख के एनालिसिस कीजिए। हुँ, अब एक पार्लियामेंट उसमें चैप्टर है, उससे हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, हुँ। तो आप उसको अच्छे से पढ़ें। तो ऐसे आप सोच सकते हैं। इसी तरह स्पेक्ट्रम जो है, हाँ, सारे बच्चे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम मॉडल यस। इंडिया के लिए। स्पेक्ट्रम भी 1000 पेज का कर दिया है। कोई ज़रूरत नहीं है 1000 पेज पढ़ने का, वो तो मार्केटिंग है, वो लोग करेंगे, हर साल जोड़ते जाते यस, हैं। जैसे बढ़ते जा रहा है लेकिन स्किल मैं के। आपको बता दूँ कि अब 400 पेज भी पढ़ रहे हैं। स्पेक्ट्रम का 400 से 810 पेज ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए अच्छा, या मेंस के लिए। अच्छा। उतना पेज अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं 400 पेज, तो आप जो भी चाह रहे हैं 5 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से बनने वाले हैं, उस बुक से वो सारे बन जाएँगे। ठीक ये है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अच्छा, पिछले 3 साल से मैं 400 पेज ही पढ़ता हूँ और इकोनॉमी के जो लिए भी कौन बनने सा वाला क्वेश्चन है, वो सारे बन जाते हैं। और इकोनॉमी के लिए कौन सा सोर्स यूज़ करते हैं आप? देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए तो कुछ तो मेरा अपना नोट्स है, अच्छा, जो मैंने कुछ ऑनलाइन सोर्सेज़ से स्टैटिक इकट्ठा किए हैं। स्टैटिक। वो मेरा स्टैटिक का नोट्स हो गया कुछ और इसके अलावा जो मैंने बताया बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, उसको आप 2 बार पढ़ के जाएँ। बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हैं, जो करंट ट्रेंड चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हुआ, फिस्कल डेफिसिट है या फिर सरकार कौन-सी नए स्कीम लेके आई बजट में, पिछले स्कीम कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का बजट इकोनॉमिक सर्वे से एटलीस्ट 2 बार आप रिवाइज़ करके जा सकते हैं। तो संदेश ब्रो आप ये जो बता रहे हो कि जैसे अभी हम लोग का प्रीलिम्स है 2024 का 26 मई को है 26 मई को है और आज है 7 फेब। अब फरवरी चल रहा है तो ये फरवरी चल रहा है तो ब्रो मतलब कैसे आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स को कैसे डिवाइड करते हैं कि मुझे इतना टाइम देना है इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है डेली डेली रूटीन्स में आप कैसे मतलब आप डिवाइड करते हैं थोड़ा अपना आप जो अप्लाई करते हो वो बता दो। देखिए सबका अपना-अपना कुछ स्ट्रैटेजी अपना होता है। अच्छा। लेकिन अगर आप मेरी बात करेंगे, हाँ। तो
मेरा एक 90 डेज का प्लान होता है। 90 प्रीलिम्स के दिन लिए? प्रीलिम्स का भी ये पढ़ना है। अच्छा। जैसे पहला 2 बार मैंने किया है। पहला अटेम्प्ट में हम थोड़ा ज़्यादा टाइम देते हैं, 4 महीने दे सकते हैं। लेकिन एक बार आप क्लियर जब लगातार कर रहे हैं जीएस, पहली बार मैंने जीएस दिया था 2021 में, तो जनरल का कट ऑफ 87 था और हाँ। मेरे 116 नंबर आए थे। कितने? 116 नंबर। 116 मार्क्स आए थे ब्रो 2021 प्रीलिम्स में। 21 में मेरे जीएस में 116 नंबर आए थे, जो कि जनरल कट ऑफ से 29 या 26 इट इज मार्क्स। वेरी एक्सेप्शनल मार्क्स गाइस। तो गाइस आप ब्रो का तो स्ट्रेटेजी को पे बिलीव कर सकते हो और एक काम करेगा क्योंकि इनका स्कोर ब्रो आप प्रीलिम्स का स्कोर ही बता दो सबसे पहले 2021 प्रीलिम्स। देखिए जीएस में मैं तीनों बार क्लियर किया हूँ, हाँ। 21, 22, 23 में। यस 21 में मेरे 116 नंबर थे। यस उसमें मैंने 3-4 महीने मेहनत किया था, क्योंकि पहला अटेम्प्ट ऐसा कोई पड़ता है। भाई 21 का मैं जब इंटरव्यू चल रहा था, उसके बाद रिजल्ट आया 5 दिन, प्रीलिम्स के 5 दिन पहले, और मेरा इंटरव्यू था प्रीलिम्स से 20-25 दिन पहले। तो मुझे पढ़ने का बिल्कुल मौका नहीं था प्रीलिम्स के लिए, 22 वाले में। 2022 प्रीलिम्स 22 वाले में मुझे पढ़ने का बहुत कम टाइम था, मात्र मैंने 15-20 दिन पढ़ाई किया था सीरियसली। अच्छा क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था 30 अप्रैल को था और प्रीलिम्स कब था? 5 जून को। 5 जून को 35 दिन आपके पास है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल भी होता है, 4-5 दिन उसमें भी लग जाते हैं और थोड़ा रेस्ट लेते हैं इंटरव्यू के बाद। ऐसा नहीं है आप रिजल्ट का वेट करते हैं, हाँ। रिजल्ट का स्ट्रेस भी होता है। तो 35 दिन में 10-15 दिन ऐसे निकल गए। मैंने 20 दिन में पढ़ाई किया और रिजल्ट के बाद और रिजल्ट मेरा नहीं हुआ। एक और डिप्रेसिंग, लो गाइस 2021 में 21 का रिजल्ट मेरा नहीं हुआ, तो थोड़ा-सा और डिप्रेसिंग, वो प्रीलिम्स के जस्ट 5 दिन पहले। उसके बावजूद भी मैंने जीएस का जो कट ऑफ था वो जनरल कैटेगरी में क्लियर किया। कितना जनरल मार्क्स का कट ऑफ 88 था और मेरे 92 मार्क्स थे प्रो का 92 मार्क्स आया था 2022 प्रीलिम्स में और गाइस। मैं मात्र 15-20 दिन पढ़ के गया था। हाँ तो मतलब इन्होंने वो भी कट ऑफ क्लियर किया था तो 2022 प्रीलिम्स का। जीएस मेरा क्लियर था, उसमें सीशेट मेरा रुका। और सेटबैक्स गाइस सेटबैक्स ये था भाई का इंटरव्यू देने के बाद इनका नेम में लिस्ट में नाम नहीं था, मतलब कोई भी रैंक नहीं आता है इनको। तो एक काफी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होता है। तो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट होने के बाद भी भाई ने होप नहीं खोया और इन्होंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया और उस प्रीलिम्स को भी क्वालिफाई किया, मतलब जीएस 1 में। तो 2023 प्रीलिम्स का स्कोर बताइए ब्रो। और 2023 देखिए अभी तो स्कोर आया नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कोचिंग से मिला कुछ आंसर की से, हाँ। तो मेरे 100 के आसपास बन रहे हैं, 100, 104, 103। तो मुझे इस लगता है कि इस बार की तो 100 के आसपास तो बहुत अच्छा है। तो ब्रो दिक्कत तो ये है कि 2023 प्रीलिम में 100 प्लस लाने का मतलब कि लीजेंड टाइप है गाइस। 102, 130 नंबर आ रहा है। इस बार तो कट ऑफ 80 बता रहे हैं गाइस। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनरल मेरा सुरक्षित क्लियर है। हो। हाँ। हाँ, तो ब्रो यही है एस्पिरेंट्स और गाइस, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई की स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी पे पूरा भरोसा किया जा सकता है क्योंकि तीनों प्रीलिम्स ब्रो ने क्लियर किया हुआ है। तो ब्रो अब मुझे ये बता दीजिए कि जो आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स को प्रीलिम्स के लिए 90 डेज का आप स्ट्रैटेजी जो बता रहे थे वो कैसे मतलब आप देखिए मतलब मेरा डिवाइड जैसे कर रहे हो? प्लानिंग होता है, जैसे मैं स्टार्ट किया है तो 90 या 100 डेज का जो मैं प्लानिंग 100 दिन का होता है। तो ब्रो जैसे आप नेक्स्ट प्रीलिम 24 का प्रीलिम्स भी मे बी यू आर राइटिंग। हाँ, मान लीजिए तो रिजल्ट डिसाइड करेगा। अभी मैंने इंटरव्यू दिया है हाँ और रिजल्ट 10, 12, 15 अप्रैल तक आएगा। उसके बाद रैंक जो आएगा उसके अनुसार मेरा, मान लीजिए अगर मुझे देना है हाँ एक जो, तो एज्यूम कर लीजिए कि आप तो एज्यूम कर मुझे देना है तो 100 दिन चाहे जो भी जितने बार भी मेरा दिन है, सो अगर 100 दिन हम मान लें तो मेरा एक प्लान होता था कि 100 दिन है, मुझे 2 बार रिवाइज करना है। 2 बार रिवाइज, मैं 2 बार रिवाइज करके जाता क्योंकि मेरा थोड़ा ठीक है, मुझे ज़्यादा ये है जीएस मेरा सही है तो मैं 2 बार। लेकिन जो लोग नए हैं थोड़ा 3 बार रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा तो आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा। जो लोग नए पहली बार दे रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, आप जनवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो आप जनवरी, फरवरी में पहला रिवीजन कर सकते हैं। जैन और फ़ेब मिलाकर फर्स्ट रिवीजन आप कर सकते हैं 2 महीने में। दूसरा रिवीजन आप मार्च और अप्रैल में कर सकते हैं। सेकंड रिवीजन यस ये हो गया। मार्च अप्रैल। अप्रैल तक आप दूसरा रिवीजन कर लिए, बाकी आपके पास 25 दिन बचा है अच्छा लास्ट मई का। उस 25 दिन में आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को टारगेट कीजिए। तो उसमें आप जो आपको लास्ट लग रहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट है तो आना ही आना है, ऐसी चीज़ को टारगेट कीजिए 25 दिन में और उसको एक बार और रिवाइज कीजिए अपना जो भी अच्छा आपके तो आप सोर्सेज। लास्ट 25 डेज में स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करते हो कि करंट अफेयर्स पे? देखिए, इसमें आप कर सकते हैं कि आप लास्ट डेज़ का मैं कुछ बताऊँगा अगर। हाँ एक तो है कि करंट पे आप फोकस कीजिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, अच्छा क्योंकि करंट के क्वेश्चन फ्लक्चुएट होते हैं, अच्छा समझ रहे हैं? रिलायबल नहीं है फिर उतना। कई बार करंट आ भी जाता है ज़्यादा, कई बार कम भी आता है और इस एग्ज़ाम में ऐसा देखा गया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है। 2 चीज़ें हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छे हैं। अच्छा अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा है, तो आपको करंट के लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा समझ रहे हैं? क्योंकि ये 80 के आस-पास क्वेश्चन तो आएँगे ही बेसिक से। हाँ अगर आप बेसिक में बहुत अच्छा कर रहे हैं तो कई क्वेश्चन करंट के ऐसे भी होते हैं जो आप करंट नहीं भी पढ़े हैं। आपका बेसिक का नॉलेज अच्छा है तो बन जाएँगे। कल जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ हाँ तो ये हो गया। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बेसिक कमज़ोर है, तो वो करंट पे रिलाई करते हैं। अच्छा अच्छा तो ये अपनी कंडीशन पे निर्भर करता है कि आप क्या, लेकिन फिर भी
बेसिक को छोड़ना नहीं है। जैसे आपको और लास्ट में आप उस चीज़ को टारगेट करेंगे जो आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है और मैं इसको भूल सकता हूँ 20-25 दिन में मैं नहीं रिवाइज़ करूँगा तो मैं भूल जाऊँगा। जैसे हिस्ट्री हो गया, अच्छा, है ना? एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री बच्चे जल्दी भूल जाते हैं हम लोग। हाँ। तो लास्ट जो 5, 7, 10 दिन का टाइम है उसमें मुझे हिस्ट्री पे देना चाहिए। वैसे ही आप कुछ और सब्जेक्ट है जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप दे सकते हैं। तो ब्रो मुझे ये लगता है कि लोग प्रीलिम्स जो फेल करते हैं ना एस्पिरेंट, वो एंग्जायटी और स्ट्रेस में आके ज़्यादा वो उसका रीज़न होता है फेलियर का, प्रीलिम्स फेलियर का। क्योंकि ब्रो लास्ट 1 वीक का जो शेड्यूल होता है ना, उसमें लोग काफ़ी ज़्यादा पढ़ने लगता है, स्ट्रेस आता है, नींद नहीं आती है एस्पिरेंट्स को। तो इससे क्या होता है कि लोग काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है लास्ट 1 वीक बिफोर प्रीलिम्स। तो ब्रो लास्ट 1 वीक आप कैसे हैंडल करते थे? मतलब कि कुछ ऐसा था आपके साथ? देखिए आपको जैसे लास्ट 1 वीक या लास्ट 5, 7, 10 दिन आपको बहुत चिंता नहीं करना है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है कि मेरा पिछले बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा तब क्या करेंगे? अगर मान लो फाइनली मैं सफल हो गया, इसलिए भी अटेम्प्ट चला गया। हाँ, इस सब बातों को सोचना नहीं है उस समय। अच्छा। ऐसे बातें मन में आएँगी। बट आती मेरे है कहने से, आपके कहने से नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपको रुकना है। मैंने क्या बताया पहले इंटरव्यू में, एंग्ज़ायटी आएगा लेकिन इसको कंट्रोल करना है। करना ही ऐसा पड़ेगा। नहीं है कि ये सब नहीं आएगा, वो सबके मन में आता है। लेकिन अब उस समय आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरी मदर का तबीयत खराब है, घर पे ये दिक्कत है, अगर मैं ये भी फेल कर गया ऑलरेडी मेरा 3 अटेम्प्ट जा चुका है। वो टाइम ये सब सोचने का नहीं होता है। जैसे आप पिछले 70-80 दिन करते आए हैं, अच्छा, वही काम आपको 7 दिन करना है। करना है। वही 8-10 घंटे आपको पढ़ने हैं, ये सब आपको अपने माइंड को बिज़ी रखना है। आप स्टडी को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं, एक चीज़ पर 3-4 चीज़ पढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। कुछ हिस्ट्री पढ़ लिया, थोड़ा पॉलिटी पढ़ लिया, करंट थोड़ा देख लिया, समझ रहे हैं? हाँ, और टेस्ट लगा लिया 1-2 स्टडी को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं, माइंड को लास्ट इधर-उधर 1 वीक में मॉक टेस्ट आप हाँ, देते थे? मैनेजमेंट करना है अपने मॉक टेस्ट का अगर मैं बात करूँ तो मॉक प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देखिए मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। जैसे आपने फर्स्ट वाले सेक्शनल दे लीजिए, आप कोई सेक्शन पॉलिटी का रिवीजन कीजिए, पॉलिटी का दे लीजिए, हिस्ट्री का। पहले आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार लोग का पूरा रिवीजन हो गया, अच्छा, 2 महीने में एक बार आपने पूरा रिवाइज़ कर लिया, उसके बाद आप फुल लेते स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन लास्ट अगर 5 साल 10 दिन की मैं बात करूँ तो उस मॉक टेस्ट से ज़्यादा अच्छा है कि आप टीवाईक्यू को देखिए। पीवाईक्यू। आप 23 का पेपर देखिए, 22 का पेपर देखिए। पीवाईक्यू को देखने से क्या होगा कि एग्ज़ामिनर का माइंड वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है यूपीएससी, माइंडसेट उसको समझिए, कीवर्ड समझिए उसका, कि अच्छा, कीवर्ड से कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। हालाँकि एलिमिनेशन टेक्निक इस बार फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप समझ सकते हैं वहाँ। ऐसा नहीं है। जैसे इस बार ऐसा देखा गया एक पैटर्न मैंने नोट किया कि बे 42 से 43 जो ऐसे क्वेश्चन थे, जिनमें पेयर वाले क्वेश्चन। पूछा जा रहा था कि बताइए 1 पेयर सही है, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। उसमें बियर 22 के आंसर ओनली 2 पेयर थे। 42 क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन का आंसर आंसर ओनली 22 2 पेयर यानी 50% ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर ओनली 2 पेयर था। ओह माय और गॉड! उसके पीछे एक लॉजिक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा लॉजिक नहीं है कि वैसे सही हो जाएगी। कि जो एस्पिरेंट्स जो ज़्यादा लोग पेयर वाले क्वेश्चन को लेके स्ट्रगल किया हुआ है यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स में, तो उसी पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 20 पेयर वाले क्वेश्चन को कैसे ब्रो ने हैंडल किया हुआ है और देखते हैं ब्रो क्या बताते हैं पावर सॉल्व पे। तो संदेश ब्रो, ये जो 2023 प्रीलिम्स में 42 क्वेश्चन पेयर वाला आए थे, आप जानते ही हो। तो ब्रो उस पेयर वाले क्वेश्चन के पीछे लॉजिक्स क्या थे और मतलब कि कैसे आपने हैंडल किया वो 2 आवर में? क्योंकि अचानक आया था वो, लोग इतना एक्सपेक्ट किया नहीं था कि इतने सारे क्वेश्चन ओनली पेयर वाले आ जाएँ। देखिए, पेयर वाले जो इस बार अनएक्सपेक्टेड थे इतने सारे क्वेश्चन मैं भी नहीं सोचा था और कोई भी। लेकिन और एलिमिनेशन टेक्निक जो थे वो फेल हो गए थे सारे एलिमिनेशन ट्रिक्स। 22 क्वेश्चन के आंसर ओनली 2 पेयर थे। ओनली 2 पेयर होने के पीछे भी कुछ लॉजिक है। अगर अच्छा, आप एग्जामिनर के माइंड के सोचें, जैसे एग्जामिनर कैसे सोच रहा है, कैसे क्वेश्चन सेट कर अच्छा रहा है, माइंडसेट तो से थोड़ा बहुत हम सोचें क्योंकि एग्जामिनर के माइंड के साथ कई बार खेलना होता है। अच्छा, अच्छा। हमेशा आप अपनी तरफ नहीं सोच सकते। प्रीलिम्स मतलब नॉट नॉलेज का गेम नहीं रह गया, थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूरी है लेकिन सिर्फ नॉलेज से नहीं होगा। आपको प्रीलिम्स। थोड़ा बहुत अपना स्मार्ट माइंड जो है उसको यूज़ करना होगा। अच्छा, थोड़ा प्लानिंग स्ट्रेटजी एट अ टाइम आपको इस्तेमाल करना होगा माइंड। जिस बार का प्रीलिम्स था, एट अ टाइम बहुत सारे क्वेश्चन आए। हाँ। वहाँ आप तो ये नहीं कर सकते क्यों पूछ लिया, हाँ, हाँ, ये हाँ, तो तुम बताए नहीं थे। ये तो है। एट अ टाइम आप कैसे तो डील ब्रो करेंगे? आपने 22 पेयर वाले जो पेयर वाले तो जो क्वेश्चन 22 पेयर थे माइंडसेट क्या था उसके पीछे? उसके लिए कुछ लॉजिक है। जैसे हम लोग तो 22 में दिए थे उसमें भी 6-7 क्वेश्चन ऐसे आए थे। यस थोड़ा आई बहुत कहीं न कहीं माइंड में था इसलिए। अच्छा, लेकिन इस बार ज़्यादा आया तो मैंने क्या किया, ओनली 2 पेयर जो मैंने बोला, ओनली 2 पेयर बहुत सारे आंसर थे। उसके पीछे क्या है लॉजिक? तो देखिए, मान लीजिए मैंने 4 पेयर आपको दे दिया गया हाँ, और पूछा गया कि कितने पेयर सही है इसमें से 1 पेयर यस, सही है, 2, 3 या यस, चारों सही है। यस। अब देखिए, आप सोचिए एग्ज़ामिनर के माइंड से हम सोच रहे हैं, स्टूडेंट कुछ इस तरह आप सोचिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो क्वेश्चन सेटर है, क्या वो चारों सही मिला करके आपसे पूछ सकता है कि कितने पेयर सही हैं? नहीं, 4 जब क्यों 4 पूछेगा वो? जो चारों सही मिला देगा,
मतलब बहुत चांसेस कम है, पूछ सकता है। प्रोबेबिलिटी बहुत प्रोबेबिलिटी क्या है, बहुत कम, एटलीस्ट एक तो गलत कर ही देगा, कहेगा कि चारों क्यों सही मिला है, तो आपका ये एक तो गलत कर ही देगा ना। मतलब फोर्थ हाफ तो ओनली फॉर ऑल 4 ऑप्शन तो खत्म हो गए, अच्छा, चारों सही नहीं है, इतना ठीक तो है, आप कंफर्म है। ठीक है, ये एक तो ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन सेटअप होता है जनरल माइंडसेट है, तो आप जो भी गलत स्टेटमेंट लाने में या कोई गलत पेयर को मिलान करने में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, अच्छा, समझ रहे हैं? गलत आपको पेयर भी गलत मतलब पेयर को मिलान करने, गलत पेयर जैसे किसी कैपिटल स्टेट है उसका कैपिटल, गलत कैपिटल खोजने में आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा। हाँ, कि मतलब सही कैपिटल तो आपके पास गूगल सर्च कीजिए आ जाएगा तुरंत। तुरंत आ जाएगा, मतलब लोग लेकिन आपको एस्पिरेंट कहा के जाए, माइंड के साथ भी तो खेलना पड़ता है ना। आपको कहा जाए गलत मिलान कीजिए, केवल गलत गलत क्वेश्चन सेट कीजिए, उसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। अच्छा, तो आप इतना ये भी सोच सकते हैं कि ज्यादा जो होंगे वो गलत नहीं होंगे, ज्यादा पेयर सही होगा, अच्छा ज़्यादा चारों सही नहीं होगा हाँ, लेकिन ज्यादा सही होगा, यानी अच्छा, जो अधिकतर की मात्रा बस सही की होगी, ऐसा नहीं है कि 3 गलत है, ऐसा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? अच्छा, तीसरी बात, अब मान लीजिए ये हो गया, एक तो आपने 4 को हटा दिया, दूसरा आप एज्यूम कर रहे हैं कि अधिकतर जो होंगे सही होंगे। अब देखिए, आपने पढ़ाई की है, ऐसा तो है नहीं कि आप उठ के चले गए, यस, पढ़ाई तो आपने कुछ किया है। यस, मेरे साथ ऐसा कंडीशन, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा हुआ। ऐसे कंडीशन बन रहे थे कि एटलीस्ट 4 में से 2 मुझे कन्फर्म थे। एक गलत किए तो गलत है। अच्छा, समझ रहे हैं? आप कंडीशन आपका एज्यूम करते हैं। सिनेरियो ये था। चूँकि आपने पढ़ा है, हमने भी तो पढ़ा है ना, हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे से कुछ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे 4 क्वेश्चन मेरे 4 ऑप्शन मेरे सामने हैं, 4 पेयर। एक मुझे कन्फर्म है कि ये तो गलत है। ठीक इसमें है, कोई डाउट नहीं है, एक तो बिल्कुल 100% गलत है। ठीक है, और इतना पता था कि एक सही है। एक कंडीशन है, एज्यूम करते हैं। अच्छा, ऐसा अधिकतर होता है। ओके, एक सही है, 2 आप कन्फर्म है, ये गलत हो गया, एक सही हो गया। समझ गए? ये सब assumption है, आपको एज्यूम करना है। करना पड़ेगा। आप माइंड ये सब सोच के जाएँगे तो वहाँ आप अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, थोड़ा पहले से अच्छा, वहाँ भी सोच सकते हैं। एक सही है, एक गलत है। हाँ, समझ गए? ठीक 2 आपको बिल्कुल पता नहीं है कि क्या है, गलत है कि सही है, आप पूरा ब्लैंक हो गए। लेकिन आप मानिए, अगर उस 2 पेयर में से आपको जो नहीं पता है, तो क्या आप दोनों को गलत मान सकते हैं? नहीं पता है तो कुछ नहीं पता सही तो मानोगे, सही मानोगे। कैसे मानते, नहीं पता है तो कैसे, आप दोनों गलत भी नहीं मान सकते। हाँ, और दोनों को सही मानने में भी थोड़ा डाउट है कि दोनों को सही कैसे मान लें। तो एक को सही मान लो, एक को गलत हम मान मान लेते हैं कि ये भी ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि चलो 2 मुझे नहीं पता है। मानते हैं 2 में से 1 तो सही होना चाहिए। 2 में से 1 सही मानते हैं, टिपी पे जाते हैं कि एटलीस्ट 2 में से 1 भी सही हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा? ओनली 2 पेयर, 2 एटलीस्ट दोनों में से 1 भी गलत होगा तो भी मेरा आंसर क्या होगा? ओनली 2 पेयर। तो आप तो इस ओनली 2 पेयर जो है सबसे सेफ आंसर है इस कंडीशन में, जो आप एक जानते हैं कि ये गलत है और एक जानते हैं ये सही है। वाओ मैन! समझ रहे हैं? मतलब इतना कि सोचने के बाद आप आंसर एक बार आपने सोच लिया तो ये कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा मैंने सोचा एक टाइम मतलब कि उस मान टाइम लीजिए तो मुझे आ रहा है कि ये तो गलत है। मतलब आपका ये काम कर रहा एक था। मेरा माइंड तो ब्रो आपका और माइंड दूसरा, ब्लॉक नहीं हुआ उस टाइम, आप जैसे आप बता रहे हो कि ऐसे मैं सोच पा रहा था कि मैं एक नहीं, मैं देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन है तो मैं सोचा कि मैं 4 है और ऐसा तो नहीं है कि 40 क्वेश्चन है तो कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। वहाँ तो आपको अटेम्प्ट करना ही है। अच्छा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि आप छोड़ सकते, छोड़ने का ऑप्शन नहीं है वहाँ पे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं सोचा कि देखो एक मुझे आ रहा है कि ये तो सही है, एक आ रहा है कि ये तो गलत है। ब्रो आई अब गॉट 2 जो है वो मुझे पता नहीं है, तो मैं क्यों दोनों को गलत मानूँ? ये बहुत तगड़ा था 2 में ये। से 1 भी सही था तो मेरा आंसर 2 पेयर है। हाँ, एक गलत भी हुआ तो भी 2 पेयर है। 2 पेयर, ओनली 2 पेयर तो मैं यहाँ और 2 पेयर के साथ जाऊँ। हाँ, जैसे ही आप 2 सही हो गए, 2 कन्फर्म हुआ कि अरे मेरा 2 सही है। अब 2 में मुझे नहीं पता है, तो आप 3 पेयर के साथ जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। विथ थॉट कि चारों सही नहीं हो सकते। अच्छा, 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 लेकिन दैट 2 आपको पता नहीं है तो एक आप सही अज़्यूम कर सकते हैं, हाँ, तो 3 पेयर के साथ जा सकते हैं। मस्ट आंसर जो थे या तो 2 पेयर नहीं तो 3 पेयर थे। माय गॉड! तो वाओ! थोड़ा आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। तो गाइस देख रहे हो मतलब जो सिलेक्टेड बंदे होते हैं वो कैसे सोचते हैं ड्यूरिंग 2 आवर्स ऑफ प्रीलिम्स पेपर, और जो न्यू एस्पिरेंट जो फर्स्ट टाइम दे रहा होगा वो कंफ्यूज हो गया हो कि कौन सा पेयर लगाना है, कौन सा नहीं लगाना है। समझ रहे हैं? बट उस टाइम जो दिमाग को कूल रखना है, काम रखना है और विथ लॉजिक सोचोगे ना गाइस तो आंसर आ जाएँगे। प्रीलिम्स उतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं है गाइस, जिस हिसाब से मैं नहीं, इनका आपको वो रणनीति जो है, ये ऐसे आपको सोचने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट पड़ा है तो आपका माइंड उस तरह से सोचना होना चाहिए। अच्छा, और ऐसा एक और बात है कि ये तो रहा पेयर की, या तो 2 पेयर नहीं तो 3 पेयर आप जा सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा आप 40-42 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। कुछ क्वेश्चन तो ईज़ी, अपने आपने इतना मेहनत किया है, 60-20 30 तो क्वेश्चन तो ईज़ी रहता तो है। मान लीजिए उस पेयर वाले में भी 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तो ईज़ी थे जो आप बना सकते हैं। अच्छा, कुछ का आंसर नॉन भी था, इसमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा है तो कुछ तो आप डायरेक्ट भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। सब में शायद दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकतर में लगाने पड़ेंगे। अच्छा, तो आप ये कर सकते हैं ओनली 2 ओनली 3 पेयर के साथ, जो आपको 2 मैंने बताया कि एक सही है, एक कन्फर्म है कि आप एक सही हो गए, एक कन्फर्म है कि एक गलत हो गए, 2 आपके पता नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में आप 2 पेयर के साथ जा सकते हैं। यस। जब आप 2 कन्फर्म हो गए कि 2 तो सही है और 2 के बारे में ब्लैंक है, ऐसी स्थिति में आप 3 पेयर के साथ जा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। सही कहा। लॉजिक ये है कि 2 के बारे में मुझे पता नहीं है, तो एक हम सही मान सकते हैं। हाँ। और दूसरा तरफ से ये भी है कि चारों सही हो सकते हैं। मुझे तो अब क्योंकि प्रीलिम्स पेपर ईज़ी लगने लग गया है भाई ने जिस लॉजिक से तो बताया। इससे आपको मैं इतना कह सकता हूँ, देखिए 100% मैं नहीं कह सकता। मेरा अपना रणनीति हो सकता है आप सही से अप्लाई नहीं कर पाएँ, समझ नहीं पाएँ। प्रोबेबिलिटी का गेम है। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो आपको नुकसान तो नहीं होगा, इतना मैं कह सकता हूँ। हमेशा आप फ़ायदे में रहेंगे। अच्छा, पॉजिटिव मार्किंग हुआ, हमेशा आप प्लस में रहेंगे। अच्छा। अब इसको कितना अच्छे से आप अप्लाई करते हैं, इसमें नॉलेज का भी कंट्रीब्यूशन है। अब आप गलत आंसर को सही अज़्यूम करेंगे, तो आपका गलती है। तो गलती तो आपका ही होगा गाइस। लेकिन ऐसे आप करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप हमेशा पॉजिटिव मार्किंग हुआ, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी आपकी। इसीलिए मैं बोला कि लास्ट 10-15 दिन का जो टाइम है, आप टीवाईटी देखिए, 23 का पेपर देखिए, 22 में भी 7-8 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। उस क्वेश्चन को आप देखें, ऐसे सोचना आप शुरू करें, जनरल के माइंड के ऊपर है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे आंसर हम कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। संदेश ब्रो, आप मुझे ये बताइए कि जो प्रीलिम्स का पेपर 2 घंटे का होता है, ठीक है? जीएस-1 तो वो 2 घंटे में जो आज में आप कितने राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करते थे? टाइम मैनेजमेंट मतलब प्रीलिम्स का पेपर में जीएस-1 में कैसे, मतलब कि जैसे आपने मतलब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते थे कि पेपर के बीच से स्टार्ट करते थे कि लास्ट पेपर से, क्या देखिए, स्ट्रैटेजी मेरा रहता था? अपना जो मेरा तरीका है, सभी लोग का अलग-अलग होता है। हाँ, अपना-अपना बताइए। मैं 1 राउंड में बनाता हूँ पूरा पेपर। 100 क्वेश्चन 1 राउंड में? 1 राउंड में बनाता हूँ। अच्छा। लेकिन मेरा तरीका दूसरा, मैं टाइम पर ध्यान रखता हूँ कि हर आधे घंटे में मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ गए? अच्छा, टारगेट आपका आपके पास 2 घंटे हैं, अच्छा। 100 क्वेश्चन है। 1 घंटे 50 बनाने चाहिए। चूँकि थोड़ा टाइम को अपने बस में रखने के लिए हम 1 घंटे 50 नहीं, 54-55 सॉल्व करेंगे। अच्छा। कि टाइम पर हम वहाँ टाइम का कोई इश्यू ना हो, हावी ना पड़े। हावी ना हो। हमको लगे कि मेरे पास टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो 1 घंटे मेरा टारगेट है कि 50 से थोड़ा ऊपर जाना है, 53-54 क्वेश्चन। हाँ। जब आप पूरा टाइम लेकर क्वेश्चन, कई बार कुछ बट लोगों को मुझे ऐसे ही मिले मेरे दोस्त, जो वो थे रीजन और रिसर्शन वाले क्वेश्चन, उसमें गलत कर दिए, स्टेटमेंट पढ़ने में या फिर टिक मार्क करने में, तो घबराहट वो तो सिली मिस्टेक्स हो गया। सिली मिस्टेक, घबराहट के चलते। हाँ। सिली मिस्टेक कब होते हैं? जब आप घबरा गए एग्ज़ाम में। घबरा गए। आप नर्वस हो रहे हैं, आप क्वेश्चन देख के घबरा रहे थे, तो मुझे आ ही नहीं रहा। अरे, ये तो आपने सही से मेहनत किया है, तो शुरुआती 2-3 क्वेश्चन हो सकता है नहीं है। साइंस से क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, हो सकता है लास्ट में पॉलिटी है, वो तो आएगा। तो ब्रो मुझे ये बताओ कि जब प्रीलिम्स के पेपर में आप कैटेगराइज़ करते थे क्या सब्जेक्ट्स को, कि मैं जैसे आप तो फर्स्ट एक ही राउंड में पेपर किए थे? एक बात आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर शुरुआती क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट है, हाँ। तो लास्ट में ईज़ी होंगे। अच्छा। ऑब्वियस सी बात है, घबराना क्यों है? लास्ट अगर में आपका पेपर साइंस टेक्स्ट से स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियस है डिफिकल्ट होगा। एनवायरनमेंट से स्टार्ट होता है, डिफिकल्ट होगा। पॉलिटी लास्ट में है, ईज़ी होगा। हिस्ट्री आप करेंगे, ज्योग्राफी आप कर सकते हैं। मतलब बीच से भी स्टार्ट कर सकते तो हैं? आप कहीं से नहीं, मतलब एक आप तो या तो है कि आप शुरू से स्टार्ट करो, हाँ। लेकिन इस बात मतलब कि आप शुरुआती क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डिफिकल्ट है, तो कहीं ईज़ी क्वेश्चन ज़रूर होंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ गया ब्रो। आपको घबराना नहीं है। अच्छा, अच्छा। आपको सी और डी सेट मिलता है। मुझे तो अपने यहाँ तक पता है, जब भी आपको सी और डी सेट मिलेगा, सबको पता है। तो साइंस टेक एनवायरनमेंट से शुरू होगा, तो डिफिकल्ट होंगे, उसमें क्या घबराने की बात है? अच्छा, मुझे आपको 2-2 बार डी सेट मिला है और मुझे अच्छा, शुरुआती 3 क्वेश्चन नहीं आता, क्या हो गया? मुझे पता है कि लास्ट में ईज़ी क्वेश्चन होगा। तो आप लास्ट में शिफ्ट हो गए थे नहीं, स्टार्टिंग मैं में? शुरू से ही बना शुरू से ही बना रहे थे हाँ, आप? मुझे पता है कि 90 मुझे 90 या 88 क्वेश्चन करना है, और मुझे पता है कहाँ-कहाँ रिस्क लेना है। वो सब मेरे माइंड में है, मुझे कितना रिस्क लेना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूरा पेपर में जब हमको 10 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो मैं शुरू से बनाऊँ या लास्ट से बनाऊँ या बीच से बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, अच्छा, आपका टारगेट ये रहता था मेरा कि टारगेट है कि पूरा पेपर में हमको मात्र 10 ही क्वेश्चन छोड़ने हैं। 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट या आप करना शुरू है। से बनाएँ या लास्ट से बनाएँ। तो मतलब माइंडसेट कर के 90 आपको क्वेश्चन 10 करने। क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। अच्छा, 88 अटेम्प्ट करने हैं या 90 अटेम्प्ट करने अच्छा, हैं। अच्छा, ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं। तो भी ऐसा जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन 10-12 होंगे, वो छोड़ सकते हैं, मैं कहीं भी छोड़ सकता हूँ, शुरू में, लास्ट में, बीच में। तो तो लेकिन आपका अपना इस रणनीति है। मेरा था शुरू से मैं बनाता था, अच्छा, मैं दूसरे राउंड का वेट नहीं करता था। मैं शुरू से बनाऊँगा, टाइम पे नज़र रखता कि पहले 1 घंटे में मुझे 52-53 क्वेश्चन कर लेने हैं। हाँ। बाकी और 5 मिनट पहले मुझे 100 तक कर लेना है। लास्ट 5 मिनट में अगर मुझे 2-3 क्वेश्चन पे कहीं रिस्क लेना है, अगर मैं 85 के आस-पास बना लिया, मुझे लगता है कि 2-3 और बनाना चाहिए, तो 5 मिनट में 2-3 और मार्क्स निकल जाऊँगा। तो ब्रो मुझे ये बताओ कि ओएमआर मार्किंग जो है प्रीलिम्स में आप क्या मतलब साथ-साथ में करता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व किए हाँ, एकदम देयर एंड देयर, ओएमआर मार्क एक-एक करके, ऑन द स्पॉट? एक-एक करके मैं करता हूँ, एक-एक करके। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जो पूरा रखते हैं बाद में, वो अपना तरीका है, आप जैसे कंफर्टेबल हो। मुझे लगता है कि मैं एक-एक में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, गलती होने के चांसेस कम है। अच्छा, अच्छा। जब एक तो बार पेन आपको से करते हो पेंसिल से? मतलब नहीं, डायरेक्टली पेन से ही कर देते हो? ना डायरेक्टली पेन से। तो इतना ओ तो आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। आप अच्छा, अच्छे थोड़ी ना हैं, अच्छा। अभी से एग्ज़ाम दे रहे हैं।
That's the OMR point, सीट में guys. कैसे गलत कर सकते That is the point. Yeah. हैं? OMR सीट में आप कैसे गलत कर सकते हैं? आप आगे से एग्जाम दे रहे हैं। या तो आप वहाँ पे गलत कर रहे हैं तो आप अनपढ़ हैं, आप लोग घबरा गए हैं। न्यू एस्पिरेंट कंप्लेन करता है कि गलत हो जाता है तो लोग पेंसिल से करता है पहले, उसके बाद पेन से करता है, पता नहीं क्या क्या तिगड़म उतना है। टाइम कहाँ होता है एग्जाम टाइम में नहीं कि आप उतना आप सोचेंगे तो आप 2-4 क्वेश्चन सही कर लेंगे। वो तो आप रूम पे प्रैक्टिस करके जाइए ना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आप 8-10 OMR सीट का प्रैक्टिस करके जाइए। भाई ये जो ज़्यादा आप डरेंगे ना तो ज़्यादा गलती होगा। अच्छा, अच्छा। थोड़ा फियरलेस होना चाहिए। रोहित शर्मा बनिए। नहीं डरना है कि आप जब जुड़ेंगे कि अरे मेरा तो OMR सीट गलत हो जाएगा, अरे मेरा ये गलत हो जाएगा, वो गलत होगा। तो संदेश ब्रो, लोग बोल रहे हैं कि जो इस बार वर्ल्ड कप था 2023 में फाइनल मैच जो आपने देखा होगा क्रिकेट का, अगर आप देखते होंगे तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम था फाइनल, मतलब 10 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनल में इतना गंदा परफॉर्म किया इंडिया। तो एटीट्यूड की वजह से परफॉर्म किया गया, मतलब फियरलेस, मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब कि वो जो लोग एक गेम इतना सक कैसे कर गया, मतलब कि और एटीट्यूड। इंडिया ऐसा भी नहीं है कि इंडिया गंदा खेला, गंदा नहीं कर सकते हैं। जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ किस्मत होता है। अच्छा। हर चीज़ आप तैयारी करके जाते हैं, लास्ट में एक बैड लक खा सकते हैं, उस दिन बैड लक। इंडिया मतलब पेपर में मुझे नहीं मुझे कैसा। जैसा आपने अभी जिक्र किया फियरलेस खेलना पड़ेगा प्रीलिम्स को। और रोहित शर्मा अच्छे खेल रहे थे, लेकिन ठीक है शायद 2 बॉल जब बाउंड्री गया तो तीसरा नहीं खेलना चाहिए था। लेकिन वो छक्का भी जा सकता था, बैड लक है, नहीं अंदर गिर गया। हाँ। थोड़ा-सा किस्मत भी है आपका, समझ रहे हैं ना मेरी बात? हुँ। तो अगर आप आधा नंबर से फिलिप्स में चूकते हैं, तो आप ये नहीं कर सकते कि आपने तो मैं एनालॉजी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल था और प्रीलिम्स जो 2023 था, वो मेरे को सेम और जैसे। आपका एक नेचर है, जो आपका नेचुरल चीज़ें होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप उसी स्टाइल में जाइए। ब्रो, ये एक्चुअली यूपीएससी को लोग लाइफ एंड डेथ बना रखा है। That's that. तो दिक्कत ये आ गई कि एस्पिरेंट काफ़ी फियरलेस में रहता है और काफ़ी मतलब डरा हुआ, मतलब लोग फियरलेस खेल ही नहीं पाते प्रीलिम्स को नहीं लेके। आप देखिए, बता रहे हो 90 क्वेश्चन करते हो आप। और लोग यहाँ 80 भी नहीं कर पा रहे, लोग फर्स्ट एस्पिरेंट जो होता है फर्स्ट ईयर में। देखिए मैं बता दूँ, अगर आप 80 से नीचे कर रहे हैं, तो आप हाँ। रेस से बाहर हैं। ये कंफर्म है। आप अगर 80 से कम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आप रेस से बाहर हो जाएँगे। अच्छा। जब तक कि आपका कुछ ऐसा बहुत कैटेगरी ना हो, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी ना हो, हाँ। तब तक आप बाहर, अधिकतर लोग बाहर हो जाएँगे। आप 80 से नीचे जा रहे हैं, तो बाहर हैं रेस से। तो आप कितना भी अच्छे हो, कितना भी अच्छा तैयारी हो, आपको 80 से ऊपर जाना ही पड़ेगा, 80 से ऊपर आपको जाना पड़ेगा। जनरल ओबीसी में है तो आपको 85 क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा। समझ रहे हैं ना? तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितना जनरल कैटेगरी को सजेस्ट करते हो? मतलब कि कितना मैक्सिमम करना चाहिए जनरल कैटेगरी वाली जनरल देखिए आप 90 प्लस? 85 टू 90 के बीच में पढ़िए। 90 प्लस होना चाहिए। मेरा नहीं। सजेशन होगा कि 90 से ऊपर आप नहीं जाइए। अच्छा। आप हायर साइड 90 जाइए। अच्छा। बहुत लग रहा है कि आप क्वेश्चन स्किल में कमाना 91 चले जाइए। अच्छा। लेकिन 9-10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। क्योंकि 90 से ऊपर रिस्क लेना वो किसी काम का नहीं होता है। आपका ये कहना है। 10 क्वेश्चन तो ऐसा आता ही है जो किसी लॉजिक से, कोई लॉजिक वहाँ काम नहीं करता है। 90 हिट कीजिए, बहुत आप जा रहा है 90 तक कीजिए। अच्छा। 10 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। ओके। मतलब सेफ अटेम्प्ट जो मुझे लगता है 85 से 90 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। वो 88, 89, 90 तक हो सकता है। उससे ऊपर जाना से आपका काफ़ी क्वालिफाई रिस्क। करने या नहीं करने में ज़्यादा ये नहीं है। काफ़ी। काफ़ी रिस्क है, वो ऐसा नहीं है। आप ये भी है कि आप जब आप 90 क्वेश्चन करके क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप 93 करके क्वालिफाई कर जाइएगा। अच्छा बेस। तो सर्विस ब्रो, आप जैसे जीएस1 कंप्लीट हो गया अपना डिस्कशन, तो अब सीसेट के लेके ब्रो काफ़ी फियर हो गया है। 2023 का सीसेट का पेपर काफ़ी अनकन्वेंशनल था ब्रो। और ये सीसेट को लेके आप क्या, मतलब आप सीसेट में स्ट्रगल भी कर चुके हैं 2022 के प्रीलिम्स में? जी, देखिए मेरा 22 वाला सीसेट नहीं क्लियर हुआ था और मेरा वहाँ थोड़ा प्लानिंग मिस्टेक था। प्लानिंग की वजह से नहीं? जैसे मैं थोड़ा-सा 1 मिनट बताना चाहूँ, हाँ। तो मैंने प्लानिंग किया था, मैं कॉम्प्रिहेंशन से डरता था। अच्छा। और नए बच्चे डरते ही हैं कि कॉम्प्रिहेंशन बड़ा सब्जेक्टिव होता है यार, ये तो गलत हो जाता है। जब तक आप अच्छे से इसको समझते नहीं हैं, यस। तो बड़ा सब्जेक्टिव है वो। कुछ हमारा आंसर कुछ सब्जेक्टिविटी होता है, काफ़ी है। वो आंसर कुछ मान लेते हैं, क्वेश्चन वाले कुछ मानते हैं, सब्जेक्टिविटी बहुत हाई है। तो इसके चलते गलत होता है। तो इसके चलते मैं डरता था। 21 में का कॉम्प्रिहेंशन मेरे बहुत सारे गलत हो गए जब मैं किया था, तो और मुझे डर बढ़ गया अच्छा। कि अरे मैं 20 कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ और 6-7 ही सही हुए। अच्छा, अच्छा। 21 में क्वालीफाई किया था, मैथ के बल पे किया था। अच्छा। तो मुझे उसमें मैथ्स रीजनिंग ईज़ी लगा, मैं क्वालीफाई कर गया। उसके डर से 22 से मैं सोच लिया मैं मैथ्स रीजनिंग पे रिलाई करूँगा, कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दूँगा। 22 से मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखा ही नहीं। सबसे बड़ा मिस्टेक, मैंने कॉम्प्रिहेंशन देखा ही नहीं, बिल्कुल सीधे मैं मैथ से स्टार्ट किया और लास्ट में जब एग्ज़ाम दे कर निकला तो लगा कि 10-12 कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईज़ी था और उस वो छोटी-सी गलती के चलते मैं बाहर हो गया। अच्छा, जब 22 में आपने कंप्रिहेंशन नहीं मैथ ही स्टार्ट किया था? सीधे मैथ से स्टार्ट किया और मैथ से खत्म किया है। अच्छा। 1 मिनट भी कॉम्प्रिहेंशन एक भी नहीं सॉल्व किया, जो मुझे लगता है कि किसी की जर्नी में सबसे बड़ा मिस्टेक मेरा है। अगर मैं ब्लंडर। कॉम्प्रिहेंशन देख लिया रहता, तो 10-12 ही थे, जो आप 10-12 मिनट में कर सकते थे। शॉर्ट वाले। और मैं 2 क्वेश्चन से बाहर हुआ, तो मुझे लगा कि जीवन मतलब यूपीएससी की जर्नी में सबसे बड़ा मिस्टेक था मेरा
सीसेट का प्लानिंग या कॉम्प्रिहेंशन से डरना। मैं आपको बताऊँ 23 में मैं अपना प्लानिंग पूरा ठीक किया सीसेट को, क्योंकि सीसेट में आइटम पूरा एक साल बर्बाद किया था। सीसेट गाइस ब्रो का सीसेट की वजह से 2022 का मेंस नहीं लिख पाए थे। इनका जीएस 1 का कट ऑफ क्लियर था और और बट मैं इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू इंटरव्यू दिए थे देने के लास्ट। बाद इतना प्रीलिम्स क्लियर नहीं देखिए आफ्टर इंटरव्यू के बाद भी सीसेट में लोग फेल हो जा रहे हैं गाइस। तो गाइस मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा, आप लोग हल्के में मत लीजिए सीसेट को, नहीं तो एक साल आपका खत्म कर देगा आप इस। जब पहली बार में इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में ठीक है आपका नहीं हुआ, इंटरव्यू से नहीं होने का उतना दुःख नहीं था। लेकिन आपने प्रीलिम्स फेल हो गए, सीसेट में आपको बस लग रहा है ये सबसे बड़ा दुःख है। अभी हो रहा है 2-3 साल से। Yes. लेकिन मेरे लिए जस्ट लाइक डिप्रेशन में जाना ऐसा हो गया 1-2 महीने तक। It's बिल्कुल ऐसा लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। काफी या सॉफ्ट। ये भी है कि ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ नहीं रहे थे। आपने इजी क्वेश्चन देखा ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन 10-12 इजी थे वो आपने देखा ही नहीं। आप मैथ पे टाइम लगाते रह गए, लास्ट में 1-2 क्वेश्चन से आ गए। तो ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक कहा जाएगा। मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन में बिगेस्ट मिस्टेक अगर कुछ होगा संदेश ब्रो का, वो होगा सीसेट में प्लानिंग और फेल टू प्लान। अब जो लोग हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि अब जो रणनीति सही किया हो सकती है। मैंने अपना रणनीति को ठीक किया वहाँ पे। सीसेट के लिए आप सीसेट बिल्कुल के लिए सही रणनीति बताइए जो मतलब और इस बार का पेपर देखिए 23 का बहुत डिफिकल्ट है। 22 की तुलना में बहुत डिफिकल्ट है। मेरा क्लियर है। बहुत मेरा ज्यादा। सीसेट क्लियर है। तो ये प्लानिंग प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अभी प्रीलिम्स में, इस एग्जाम में। तो ब्रो आप तो सीसेट देखिए मैंने क्या किया। बताइए। मैं वहाँ फेल हो गया 22 में। हाँ। उसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ तरीके ढूँढे कि आखिर कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ के तो आप पास नहीं हो सकते जब मैथ रीजनिंग डिफिकल्ट आ रहा है। ओके। ये तो नहीं कर सकते कि सारा छोड़ एक आध छोड़ ही सकते हैं। तो मैं क्या किया कि मैं कुछ यूट्यूब वीडियो देखे और कुछ अपने पेपर एनालाइज किया 2-3 साल का। तो मुझे लगा कि जो एलिमिनेशन टेक्निक जीएस में काम करते थे, एक्सट्रीम मोड हो गए, जैसे कैन नॉट, नेवर, शुड, ये सब जो एक्सट्रीम वर्ड है, वो उस एक्सट्रीम वर्ड की सहायता से आप कॉम्प्रिहेंशन में ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा एलिमिनेशन टेक्निक वर्क एलिमिनेशन टेक्निक जो है कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। अच्छा, मैंने अच्छा। कुछ वीडियो देखा है यूट्यूब में 1-2 लोगों का और अपना सब कुछ एनालाइज किया तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत आसान है। तो आप मतलब हाँ, कंप्रेशन में बहुत एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाता है जब आप वो एक्सट्रीम मोड की सहायता लेंगे। जैसे कैन नॉट जहाँ लग रहा है वो स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा या है। शुड जहाँ लग रहा है वो स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा है। पहले जीएस में होता था, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में हो रहा है। नेवर कुछ है, इम्पॉसिबल लिखा है, इज़ नॉट पॉसिबल ऐसा कुछ है। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत हो जा रहा है कॉम्प्रिहेंशन में। और जो पॉसिबिलिटी जहाँ दिख रहा है कि कैन बी, मॉडरेट मे बी, मॉडरेट स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी जहाँ दिख रहा है, वो सारे स्टेटमेंट सही है। अच्छा। तो मुझे इसको एनालाइज़ किया तो मुझे ऐसे कई सारे कीवर्ड मिले। 14-15 कीवर्ड मिले, मुझे लगा कि अरे ये तो करेक्टर है, जिसे मैंने बोला कि ये तो सही है। ऐसे जहाँ लिखा है वो सही मान सकते हो तुम। हाँ, हाँ। और जहाँ ये सब जो है नेगेटिव एक्सट्रीम स्टेटमेंट ओनली, कैन नॉट, नेवर, इम्पॉसिबल, ऐसे जहाँ कीवर्ड है वो गलत हो जाए। 90% वो स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, अच्छा। तो इसकी सहायता से मैं अपना कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। 2023 में। और मैंने कुछ और जैसे अब रणनीति में बदलाव किया। मैंने क्या किया कि पहले मैं पैसेज पढ़ता था। अच्छा। इस बार मैं पहले क्वेश्चन पढ़ा। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा सीधे, पैसेज सीधे गया कॉम्प्रिहेंशन। पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा 10 सेकंड में, ऑप्शन पढ़ा 10 सेकंड में। 1-2 ऑप्शन को मैंने एलिमिनेट कर दिया शुरू में। तुरंत ही ये तो नहीं होगा, स्ट्रीम पे। एक्सट्रीम मोड ये तो नहीं होगा, ये गलत है। वाओ! अब बाद में कई बार 2-4 एक भी 5-7 पैसेज में तो आप सीधे आंसर पे पहुँच सकते हैं। आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको पैसेज नहीं पढ़े तो आप आंसर पहुँच जाएँगे सीधे। टाइम भी सेव हो आपके पास टाइम सेव होगा। अगर आपके पास टाइम कम है तो ऐसा पढ़ सकते हैं। बिना पैसेज पढ़े आप सही आंसर टिक कर सकते हैं। 7-8 क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है। पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आपने ऑप्शन पढ़ा, एलिमिनेट किया, फिर अगर लग रहा है कि 2 में कहीं कंफ्यूजन हो रहा है, 10 सेकंड में आप पैसेज देख सकते हैं। एक नज़र आपने पैसेज देखा, सही आंसर आप टिक कर लें। ये सब करने में आपको 2 मिनट लगेंगे। ओनली। और मैं कहूँगा अगर आप 1 घंटा कंप्रिहेंशन पे देते हैं, आपके पास 2 घंटे हैं। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो आपको मुझे सजेस्ट करूँगा कि आप जैसे मैं पास किया इस बार। यस। मैं 27 कंप्रिहेंशन टोटल किया है। अच्छा। मुझे मैथ का पेपर देखते लग गया कि फिर मैथ बहुत डिफिकल्ट है। मैथ बना के हम पास नहीं हो सकते हैं। अच्छा। कंप्रिहेंशन मुझे टोटल करना होगा। मैं शुरुआती 3 कंप्रिहेंशन किया, मैंने कर लिया। मुझे पता चलेगा कि कंप्रिहेंशन थोड़ा मॉडरेट है। अच्छा। मेरा जो तरीका है उसके अनुसार ही चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मैं 3 कंप्रिहेंशन करने के बाद मैथ पे शिफ्ट हो गया। मैथ देखा कि मैथ रीजनिंग डिफिकल्ट है। 1 घंटे में मात्र मैं 18 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया मैथ रीजनिंग मिलाकर। अच्छा। 18 मेरे 14 सही हुआ, ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इससे ज़्यादा टाइम देना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। तो मैं सीधे कंप्रिहेंशन पे शिफ्ट हुआ, सारा कंप्रिहेंशन सॉल्व किया और वो अपना सारा ट्रिक लॉजिक लगाया। अब आपको जानकारी होगा कि मैं 27 में से मेरे 21-22 सही है। कंप्रेशन। हाँ, अरे वाह! मतलब 27 में से मेरे 21-22 कंप्रिहेंशन सही है। जिससे आप डरते थे इन्होंने जीत लिया अब बाजी। मुझे वो आता नहीं था, मैं डरता था और इस बार मैं 22 सही किया। उसके बाद मैं इस बार क्वालीफाई कर गया, जिसके चलते मैं पिछली बार फेल किया। फेल किया था। तो ये प्लानिंग होता है। ये प्लानिंग वर्क्स ब्रो। तो ये आप इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कंप्रिहेंशन पे आप स्ट्रांग हो, कीवर्ड जो मैं बता रहा हूँ उसको मैं और एक्सप्लेन कर दूँगा आने वाले वीडियो में। हाँ। तो उसको आप कर सकते हैं।
और मैथ रीजनिंग की बात अगर मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो देखिए, मैथ इस बार का अगर पेपर देखा जाए, इस बार का क्वेश्चन हम देखें तो क्या है कि कुछ ऐसे 10-12 क्वेश्चन उन्होंने कैट से उठाया है, हाँ। जेईई मेन्स से उठा लिया, फिर पीवाईक्यू से। यस। तो मैं ऐसा कहूँगा कि जो अरिहंत का बुक अभी तक आता था सीसेट के लिए, उससे नहीं होगा। अरिहंत का जो सीसेट के लिए बुक अच्छा, आप निकलता ये है, कह रहे हो। हाँ, समझ रहा हूँ। जो बच्चे सारे बच्चे पढ़ते थे, उससे नहीं हो पाएगा। वो अच्छा। मैं पढ़ के गया था, लेकिन कुछ हो नहीं पाया ज़्यादा उससे। अच्छा, तो मैं सजेस्ट करूँगा एक बुक का नाम, मैथ के जो लिए। स्पेशली कैट के लिए है, हाँ, लेकिन वो मोटा सर्वेश वर्मा है एक राइटर है। सर्विस की वर्मा करके। सर्वेश के वर्मा का क्वांटम कैट का बुक है, क्वांटम कैट उसका नाम है, और उस बुक को आप ले लीजिए। अच्छा। उसमें से आपको पूरा नहीं पढ़ना है। हाँ, उसमें से आपको पूरा मैं पहले बुक जो है मैं बस कोई भी सोर्स लीजिए, सिलेक्टिव होना है। स्ट्रैटेजी वर्क्स प्रो, दिस इज योर स्ट्रैटेजी। सिलेक्टिव होना है आपको, कम सोर्सेज मैं बताता हूँ। आप नंबर सिस्टम देख लीजिए, हाँ, वर्क एंड टाइम देख लीजिए, हाँ। ब्लड और 2-3 चैप्टर जैसे परसेंटेज देख सकते हैं आप। और इस बार सीआईएसआई से आया था क्वेश्चन, वो देख सकते हैं। तो ऐसे 4-5 चैप्टर जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप मैथ अच्छा है तो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो ये 4-5 चैप्टर का टारगेट करें। मैथ में। हाँ, उसको आप पढ़ सकते हैं, और उसमें 3 लेवल की एक्सरसाइज है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस बुक में। मैं अभी देखा उसको और मैं करूँगा अभी उसको। तो लेवल 3 लेवल की एक्सरसाइज है। अच्छा, आपको लेवल 3 नहीं करना है। अच्छा। लेवल 1 आप कीजिए, और लेवल 2 में कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आपको लगे कि ज़रूरी है। और साथ में जो एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन किए हुए हैं उस बुक में, जैसे हर कॉन्सेप्ट के बाद कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, उसको एग्ज़ाम्पल को आप कर लें। अच्छा, तो ये 4-5 चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं, नंबर सिस्टम से ही कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैथ के क्वेश्चन आप 18-20 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, अच्छा। विदिन टाइम। अगर आप, लेकिन उसको आपको 2 बार प्रैक्टिस करके जाइए। तो आप डेढ़-डेढ़ घंटे आप पढ़ेंगे रोज़, तो 2 बार हो जाता है। मई तक आप 2 बार कर लेंगे। ये हो गया कैट, क्वांटम कैट। फिर रीज़निंग रीज़निंग के देखिए, रीज़निंग भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है इस बार का। क्योंकि डाटा सफिशिएंसी वो लोग क्या-क्या पूछ लिए। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वो बैंकिंग वाले क्वेश्चन। तो उसके लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये आपके मैं छोड़ रहा हूँ। एक आर अग्रवाल की बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग। हाँ, अब देखा मैं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको सावधान करना चाहूँगा, ये दोनों बुक जो है बहुत मोटे बुक हैं। और मैं फिर बोल दे रहा हूँ कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। अच्छा। पैसे थोड़ा आपके खर्च होंगे, हाँ, लेकिन बुक पूरा नहीं पढ़ना है। अच्छा। बुक आप 30% के आस-पास बुक पढ़ेंगे, पेजेज़, हो दैट्स इट। जाएगा काम। आपका हो जाएगा। टारगेट कीजिए, 4-5 चैप्टर रीज़निंग के आप टारगेट कर सकते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग है, डाटा सफिशिएंसी है, ब्लड रिलेशन है, सीक्वेंस सीरीज़ है। ये 4-5 चैप्टर आप टारगेट करेंगे तो आप रीज़निंग में भी 10, 12, 15 क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये 2 बुक, वो जो क्वांटम कैट सर्वेश वर्मा, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीज़निंग रीजनिंग। आर एस अग्रवाल, अरे 2 बुक आप ले लीजिए, और इसको रोज़ 1 डेढ़ घंटे, 2 घंटे आप सीसेट पे दीजिए, क्योंकि सीसेट आपका गेम बिगाड़ सकता है। अच्छा, हाँ, ये तो लाइव ये एग्जाम आप इस बार जो अभी आप लोग सुने होंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 1-2 बार दिए हैं, 85% बच्चे सीसेट पास नहीं है इस बार के प्रीलिम्स में। हाँ, 2023। सब लोग जानते हैं। दिस इज द अनऑफिशियल डाटा है, वेरी लेकिन शॉकिंग है। 80-85% बच्चों का सीसेट क्लियर नहीं है। तो आप ऐसा ना हो जाए कि सीसेट आपको आईएएस बनने का सपना करो, हाँ, प्रीलिम्स स्टेज पे आप बाहर हो जाएँ इंटरव्यू देने के बाद, या बहुत अच्छा तैयारी के बाद। मेरे साथ हो चुका है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि पर्सनली आप सीसेट पे फोकस कीजिए। पैसा नहीं है, रोज़ 5-6 घंटे पढ़ना है, 2 आवर्स। लेकिन 2 आवर्स डेली। अच्छा, 2 आवर्स आप डेली दीजिए, अभी से लेके अप्रैल मई तक। बाकी आप जीएस में जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। ऐसे भी जब सीसेट डिफिकल्ट आ रहा है, तो जीएस का कट ऑफ कम जाएगा। हाँ, तो आपको 100 नंबर लाने की जरूरत नहीं है। आपको 80, 82, 83 नंबर आप लाते हैं तो, या 85 नंबर, तो आप सेफ हैं। आप सेफ हो जाएँगे। तो आपको सीसेट पास करना है, और इसमें टारगेट होना चाहिए 85 टू 90 आप ला रहे हैं जीएस में, तो आप सेफ हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा प्रीलिम्स की तैयारी पे। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वो मैं बता दिया कि आप जीएस है तो आप 85 से 90 के बीच में जाइए। उस तरह सीसेट की हम बात करें कितने अटेम्प्ट किया है, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कम्प्रीहेंशन, जैसे मैंने बताया। हाँ, कम्प्रीहेंशन को आपको सब तरीके फॉलो कीजिए। कम्प्रीहेंशन 25, 26, 27 आप सारे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे अटेम्प्ट 1 घंटे में आप कर लीजिए। ओके। पहले क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट आवर में करना है कि सेकंड आवर में? सीसेट ये कॉम्प्रिहेंशन। आप जैसे कंफर्टेबल है, मुझे ऐसा लगेगा। अच्छा, कंपैटिबिलिटी पे। आप ऐसे कंफर्टेबल है, आप चाहे तो फर्स्ट हाफ में भी कर सकते हैं, सेकंड हाफ में। क्योंकि ऐसा है कि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं घबराने के बाद क्वेश्चन बन नहीं पाते। बैंक के नहीं। लेकिन मैथ के नहीं बन पाते हैं। लेकिन कई बार घबराने से आप सीसेट में भी, ये जो कम्प्रीहेंशन है उसमें भी एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे। ऐसा भी होता है। हैंग हो जाएगा पूरा। हैंग हो जाएगा तो आप एनालाइज़ नहीं कर पाएँगे, जल्दीबाजी में करेंगे तो वो भी गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन फिर भी आप अपने कंफर्टेबल जैसे हैं, पहले आप कम्प्रीहेंशन कर सकते हैं, माइंड फ्रेश है तो एनालाइज़ आप कर सकते हैं। ऐसे मैं जो आपको कीवर्ड बता रहा हूँ, वैसे आप करेंगे तो आप कम्प्रीहेंशन सही कर सकते हैं, अच्छा, एलिमिनेट कर के। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शन पढ़ें, ये पढ़ने में 30 सेकंड, एलिमिनेट करें 1-2 ऑप्शन, कई बार तीनों एलिमिनेट हो जाएँगे, आप सीधे आंसर तक पहुँचेंगे। थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन है, एक बार पहले आप देखेंगे, अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है, आप सही से आंसर टिक कर देंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे में आप पूरा कम्प्रीहेंशन खत्म कर लें, वहाँ आप 20-22 क्वेश्चन सही कर लेंगे, अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया तो।
पेपर 2-3 साल का पीवाईक्यू देखिए, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ़ आप पीवाईक्यू देखिए और जो एक्सट्रीम मोड है, तरीके, स्ट्रेटजी उसको फ़ॉलो कीजिए। 1 घंटे में आप मैथ 20-25 क्वेश्चन आप इधर सॉल्व करते हैं, तो अगर आप 50, 52, 53 क्वेश्चन आप करते हैं, तो आप 80 में 52 हाँ, 80 में आप उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाएँगे, लेकिन 50 से 55 के बीच में आप रहते हैं, तो सेफ अटेम्प्ट है। अच्छा, अच्छा। और मैं बता दूँ मैं इस बार 45 मात्र किया था। अच्छा 80 में आपने 45 क्वेश्चन किए? 45 क्वेश्चन मात्र इस बार किया था। वाह! 27 कम्प्रीहेंशन मैं 18 बताया था। 27 और 18 45 क्वेश्चन हाँ, हाँ। और 45 में मेरे 33-34 बन रहे थे, तो मैं पास हो गया। यस, तो आपकी अगर एक्यूरेसी है तो आप 45 में निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश होना चाहिए कि बहुत 53 तक जाएँ, 50 प्लस। 50 प्लस में। ओके, थैंक्स ब्रो। आपने जो प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी बताया है ब्रो, सीसैट और जीएस-1 का, ये एस्पिरेंट्स कम्युनिटी को काफ़ी हेल्प करने वाला है ब्रो। ब्रो का एक चैनल है यूट्यूब पे, अगर आपको प्रीलिम्स को स्ट्रैटेजी को लेके अगर कुछ जानना हो तो इनके चैनल को विज़िट कर सकते हैं। चैनल का नाम है संदेश आईएएस अकेडमी करके। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये उन उन उस चैनल पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी, जीएस-1 का और सीसैट का। तो गाइस आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे जितना हो सका उतना मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ओके गाइस।